अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट सेशन है इस सीरीज का फिलोसफी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें हमने रूह, नफ्स, कल्ब और दीगर इनटेंजिबल एंटिटीज को क्वांटिफाई करने की, उनको बेसिकली कंसेप्चुलाइज करने की एक कोशिश अभी तक मुकम्मल कर ली है। आई होप अब तक इसमें कोई कंफ्यूजन्स नहीं है। इफ यू हैव, आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप आज रिकॉर्डेड अपने डेजिग्नेटेड रिकॉर्डेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आज हम सेशन के आखिरी हिस्से में हैं एंड वी विल कवर द लास्ट पार्ट ऑफ फिलोसफी, दैट इज इंटेलेक्ट। इंटेलिजेंस के ऊपर आज बात करेंगे क्योंकि हमारी पूरी सेशन जो है इमोशनल इंटेलिजेंस पे है एंड द इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ बाइफर्केशन। ये एक हिस्सा है द लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस से यहाँ मेरा मुराद अक्ल से है, द रैशनल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अच्छा, if you remember last session में I had requested all the participants to go through the concept of intelligence और उनके नजदीक what exactly is intelligence? Anybody? Let's have it on the screen also. आपकी जो भी आपकी डेफिनेशन है, जो आप समझते हैं कि इंटेलिजेंस क्या चीज है, क्या शय है, आई वॉन्ट टू नो दैट। देखिए, ये जो आज का सेशन है ना, इज द हेवीएस्ट पार्ट ऑफ फिलोसफी और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो कोई मतलब नहीं है। ये मैं लेक्चरिंग नहीं कर रही हूँ। आई हैव टोल्ड, ऑलवेज टोल्ड इट हैज टू बी एन इंटरैक्टिव सीरीज। सही गलत फिलोसफी में अभी हम यहाँ पर सही गलत डिसाइड करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो अल्लाह ताला ने हमें डिसाइड करके दे दिया, हम यहाँ सीखने बैठे हैं। सो प्लीज डोंट वरी कि आपका आंसर गलत होगा, नामुकम्मल होगा। आपके हिंट के लिए इट इज देयर ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, बट आई वॉन्ट समबडी। जी फरमान। जी, किसी को भी लाइक सुनने की एबिलिटी रखना और उसके हिसाब से और एक रैशनैलिटी के साथ उसको जवाब देना या सॉल्यूशन देना, दैट इज इंटेलिजेंस। ओके, दिस इज वन ऑफ द यूटिलिटीज ऑफ इंटेलिजेंस, मैं ऐसे कहूंगी। ओके, एटलीस्ट यू अटेम्प्टेड। एनीबडी एल्स? बहुत सादी जबान में मुझे बताएं कि इंटेलिजेंस आप समझें कि 5 साल का एक छोटा बच्चा कह रहा है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, मुझे बताइए, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? जी फरीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जैसे कि कोई भी चीज़ों को हम रीजनिंग करते हैं और फील करते हैं और मतलब कुछ समझने की कोशिश करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस के अंदर में आता है। चलें, बेहतर बेहतर। छोटे बच्चे को समझाने के लिए ये एक रिलेटिवली आसान कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी चीज को समझने की या किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या किसी इल्म को जानने की, किसी चीज को पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी हासिल करने की जब हम कोशिश करते हैं, तो वो जो हमारी एक सलाहियत है, दैट इज इंटेलिजेंस। ठीक है, ओके। जी, और इंटेलिजेंस की, सही गलत का फैसला करना। जी जी जी, आएंगे उसके ऊपर। सो अगर जी जी। ह्यूमन इंटेलिजेंस को सम अप करें तो मेंटल कैपेसिटीज का मजमुआ है ह्यूमन इंटेलिजेंस।
and it is the ability to learn from experience, to adapt, to shape, to select environment. भाई इस माहौल में ना मुझे बड़ी घुटन होती है, बड़ा टॉक्सिक माहौल है, मैंने यहाँ से दूर जाना है। तो देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू, आपको यहाँ से क्यों दूर जाना है? क्योंकि आप जैसे अपनी चीजें करना चाह रहे हो या अपनी लाइफ को एक खास शेप देना चाह रहे हो, वो उस पर्टिकुलर माहौल में नहीं हो पा रहा। तो आपको आपकी जो इंटेलिजेंस है, यानी जो आपकी वो सलाहियत है, अक्ली सलाहियत है, वो आपको ये बता रही है कि भाई इस माहौल में ये काम नहीं हो सकता, आपने यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। तो जब बंदा ये कहेगा कि आपने यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, तो उसको ये भी पता होगा कि किस किस्म का माहौल उसको चाहिए। अब दिस इज अ वेरी सॉफ्ट स्किल, इसका कोई कहीं डेफिनेशन नहीं है, आप इसकी कोई बंदिश नहीं है। ये एक घर में 2 या 3 तरह के लोग हो सकते हैं, और तीनों के लिए वो एक खास माहौल जिसमें वो ये कहें कि हाँ हम फ्लरिश कर सकते हैं या इसमें हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, वो अलग हो सकता है। सो दिस इज इंटेलिजेंस। अब ये जो एक सलाहियत है, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। सो इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्शन। फिर अभी 2 हमारे भाइयों ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, रीजनिंग, रीजन कर सकते हैं कि मतलब आप कहें अपने वालिदैन से कहें कि भाई आप इस बात में गलत हैं, तो वो कहेंगे भाई तुम हमसे ज्यादा जानते हो। तो आप उनको रीजन आउट करो कि देखिए आपने ऐसे ऐसे बात की, बात ऐसे ना होकर के ऐसे है, और आप अपनी बात को किसी चीज से सपोर्ट कर रहे हैं, हदीस से, तफसीर से, कुरान से, या किसी दुनियावी अलूम से, अब या किसी किसी बड़े की कही बात से अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप रीजन कर रहे हैं, लॉजिक कर रहे हैं, जबकि वो आपके वालिदैन है, वो एक्सपीरियंस से कोई चीज बता रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो इंटेलिजेंस। सेल्फ अवेयरनेस, मुझे अपने जात के बारे में कुछ कुछ लाइक कुछ एनलाइटनमेंट है अपने बारे में, वो दैट इज इंटेलिजेंस। लर्निंग इंटेलिजेंस। इमोशनल नॉलेज, मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे किसी से इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं सही फैसला करने की हालत में नहीं हूँ। फर्ज करें मेरी छोटी बहन मुझे अप्रोच करती है कि मेरे ये मसला है, एंड आई एम लाइक इन अ वेरी वेरी इमोशनल डिस्टर्ब स्टेट, एंड ये बात बाकी किसी को नहीं पता है, एंड आई टेल हर कि ठीक है मैंने तुम्हारी बात सुन ली है और मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करूंगी क्योंकि इस वक्त मैं ज़हनी मेरी ठीक हालत नहीं है, मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। दिस इज इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस इज अ मजमुआ, इट्स लाइक कंपोजिट थिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ये जो हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो, इसको ही हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसकी यूटिलिटी क्या है? जाहिर है मुझे मुझे मेरी जिंदगी जीने में जो चीज हेल्प करेगी, दैट इज माय इंटेलिजेंस। सो शॉर्ट में इंटेलिजेंस कैन बी परसीव्ड एज एन आउटकम ऑफ द वे वी लर्न एंड एक्वायर नॉलेज। इसको मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया। अब अगर इंटेलिजेंस की, अच्छा ये सब चीजें मुझे पता कैसे चली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? मतलब मैंने एक डेफिनेशन से डिजाइन कर ली, इसमें बड़े सारे सिलेक्टेड वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये एक बकायदा जब से रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री है इस चीज को स्टडी किया गया है। और इसको उन्होंने किस तरह से स्टडी किया है? अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी जो है वो, उस स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस को अगर हम कहें फिलोसफी ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये गलत वर्ड नहीं होगा, क्योंकि फिलोसफी बेसिकली क्या है ना, कि आप किसी भी चीज को डिफाइन करने की कोशिश, वो जो जद्दोजहद है ना जिसमें हम किसी चीज को डिफाइन करने की, ये क्या चीज होती है, इससे हमें क्या फायदा मिलता है, वगैरह वगैरह, दिस दिस एफर्ट ऑफ, या ये जो कोशिश है ये, और या फिर इसको डिजाइन करने की जो हमने एक सिस्टम बनाई, उसी को उस वही फिलोसफी है। और अगर हम किसी भी चीज को डिफाइन कर, हम साइंस को डिफाइन करना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिफाइन करना चाह रहे हैं, किसी किस्म की प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो जो ये अप्रोच हम अक्वायर करते हैं वही फिलोसफी। और फिलोसफी, आप किसी भी चीज को स्टडी करोगे उसकी जड़ में वो आपको इवेंचुअली इंटेलिजेंस तक ले आएगी, क्योंकि इवेंचुअली वही है ना सवाल, बेसिक सवाल तो वही 2-3 है कि मैं क्यों हूँ, मेरे होने से किसी को क्या फायदा है, और या फिर मुझे जिंदगी क्यों दी गई, या फिर ये कि मुझे अल्लाह को पहचानना है। तो वही वही घूम फिर के वही सारे सवाल, और इन सवालों का जवाब हमें इंटेलिजेंस से मिलता है। तो अब जरा सा नजर डालते हैं जो हमारी जो फिलोसॉफिकल अप्रोचेस जो हमने पिछले सेशंस में कवर की थी, जिसमें हमने उसको हिस्टोरिकल एराज में डिवाइड किया था कि ग्रीको रोमन एक एरा था, एक क्रिश्चियन या मॉडर्न एरा है। क्रिश्चियन को मॉडर्न इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि जब ये वाली स्टडीज हुई हैं जो क्रिश्चियन फिलोसफर्स की थी, बेसिकली देवर क्रिश्चियन बाय द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, तो वो ही स्टडीज लार्जर पर्सपेक्टिव में दुनिया के सामने प्रेजेंट की गई, टू द एक्सटेंट कि वो आज भी दे आर पार्ट ऑफ ईच एंड एवरीबडीज लाइफ, इसलिए मैं इसको मॉडर्न कह रही हूँ। और एक है इस्लामिक पर्सपेक्टिव। अब
अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो इस्लामिक फिलोसफी और मॉडर्न मतलब क्रिश्चियन जो फिलोसफर्स हैं, ये बहुत डिस्टेंस नहीं है इनमें, ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स हैं, इनफैक्ट ओवरलैपिंग उनकी कॉन्सेप्ट भी कहीं कहीं जगह बड़े मेल खाते हैं अगर आप फिलोसफी स्टडी कर रहे हो, अगर फिलोसफी के स्टूडेंट हो। बट व्हाई हैव आई केप्ट इस्लामिक फिलोसफर सेपरेटली? बिकॉज जो एक अप्रोच है दीन की, इट इज इंटायरली डिफरेंट। बाकी जो क्रिश्चियन या मॉडर्न फिलोसफी है, इट हैज इट्स रूट्स इन ग्रीक और रोमन, वो कहीं ना कहीं वहीं से डिराइव होती है और उसी का एक एक्स्ट्रापोलेशन है। या तो उसमें बिगाड़ पैदा हो गया, या वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गई है। इस्लामिक फिलोसफी इज अ वेरी फ्रेश फिलोसफी, वेरी लेस, इट इज वेरी रिसर्च्ड अपॉन, बट इट इज नॉट वेल प्रोपोगेटेड। बड़ी डीप स्टडीज हुई हैं इस्लामिक फिलोसफी में, पर इसकी प्रोपोगेशन ये पहुंची नहीं है लोगों तक, इसीलिए मैंने इसको थर्ड ब्रांच में डिसाइड किया। और जैसे कि हम अब तक करते आए, वी ऑलवेज हैड अ कंपैरेटिव, कि मैं वेस्टर्न से इस्लामिक को कंपेयर कर रही हूँ, और मेरी एक खास पर्सपेक्टिव ऐसा करने की, ताकि हमको पता चले कि डिफरेंस कहाँ पैदा हो रहा है, कि हम क्यों उलझ जाते हैं छोटे छोटे। सब कुछ पता है, अब मैं जो भी कोई बातें बता रही हूँ पिछले 10 मिनट से, कोई नई चीज तो नहीं थी आपके लिए, पर फिर भी आप फंस जा रहे हो, फिर भी आप इस सेशन में आ रहे हो, फिर भी आप कुछ ऐसा सुनना चाहते हो जैसे कि किसी प्रॉब्लम का हल आपको मिल जाए। सो we will again continue with the same perspective. Now western perspective में इंटेलिजेंस को हम बस जितना मैं शॉर्ट में इसको डिफाइन कर सकती हूँ, अप्रोच, इंटेलेक्ट की अप्रोच जो वेस्टर्न फिलोसफर्स लेके चले हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर की एक स्टडी है, उस स्टडी का टाइटल था रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड रिलीजियोसिटी। अब इस स्टडी के तहत एक रिसर्च फाइंडिंग दी गई, जिसमें इंटेलिजेंस और रिलीजियन यानी रिलीजियोसिटी यानी मजहबियत यानी धार्मिकता, तो जहानत और धार्मिकता में इनवर्स प्रपोर्शन है। मतलब कहने का ये कि उनकी स्टडी का जो नतीजा था, उन्होंने यह खस किया कि जो जितना धार्मिक होगा वो उतना कम इंटेलिजेंट है, या जो ज्यादा जितना इंटेलिजेंट है उसके अंदर धार्मिकता उतनी कम होगी, उसकी मजहबियत जो लेवल्स होंगे ना वो कम होंगे। एंड नाउ इफ यू सी दिस, इट्स अ फैक्ट इन आवर सोसाइटी। अभी अगर आज आपको कोई मुस्लिम साइंटिस्ट मिलते हैं या मुस्लिम डॉक्टर्स होते हैं जो वेरी वेल क्वालिफाइड हैं, वेरी वेल प्रैक्टिसिंग है, बड़े मशहूर व मारूफ हैं, अपने अलूम के जाने माने लोग हैं, वेरी लीविंग अ 5% पॉपुलेशन, मेजोरिटी इज लाइक जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो सब दकियानूसी हैं। उनके कोट एंड कोट मोहम्मद साहब का टाइम जो था वो 1400 सदी पहले था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड इट्स नो मोर रेलेवेंट नाउ बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड। ये बात इन घरानों में, इन इन ज़हीन दिमाग हैं, ये स्टडीज कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं अपनी जगह, तो ये बात इनके जहनों में कहाँ से आई? इट इज कमिंग फ्रॉम दिस फिलोसफी। अब इस फिलोसफी के हम रूट में जाएंगे, ये शुरू कहाँ से? जॉन लॉक, आपके देखिए स्क्रीन पर क्रिश्चियन मॉडर्न फिलोसफर्स में लॉक का नाम है, जॉन लॉक। उनका एक ऐसे था, उस ऐसे में उन्होंने सोल को मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश की। सोल यानी आपकी आपकी रूहानियत, यानी जो चीज आपकी बॉडी को चला रही है, उसको उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश की है। और इस अब पर्सपेक्टिव तो ये लेके चले थे, बट इवेंचुअली हुआ क्या है, एट द एंड जो रिजल्ट आया इस ऐसे का, उस रिजल्ट का मफहूम ये था कि सोल जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने मटेरियलिज्म को डोमिनेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस करार दे दिया। फिर देयर वाज अनदर फेलो, स्पिनोजा। स्पिनोजा के अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड जो है वो इज मियरली अ पार्ट ऑफ गॉड्स इन्फिनिट इंटेलेक्ट। बस यहाँ के उन्होंने बात छोड़ दी, और ये भी आफ्टर अ सर्टेन सेट नंबर ऑफ पेपर्स एंड रिसर्च, ये भी वापस उसी फिलोसफी में मतलब मटेरियलिज्म की तरफ झुक जाते हैं। फिर तीसरे हैं द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, डिकार्टे। डिकार्टे का कहना है कि एक्चुअली जो कार्टेशियन, ही इज, इट्स रिटन ऑन द स्क्रीन डेस्कार्टेस। तो इनकी जो फिलॉसफी है वो है कार्टेशियन फिलॉसफी। तो कार्टेशियन फिलॉसफी का जो बेसिक निचोड़ है, दैट इज कि एक ये ड्यूअलिस्ट कॉन्सेप्ट लेके आए, क्योंकि कार्टेशियन फिलॉसफी रैशनलिज्म पे बेस्ड है, यानी आप हर चीज को लॉजिक से, रैशनैलिटी से, रीजनिंग से
सॉल्व कर सकते हैं। ये इनके फिलॉसफी का क्रक्स है, मतलब मैंने आपको बहुत निचोड़ करके दे दिया। अब अगर अच्छा, रिलीजन में देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट प्रूव मैथमेटिकली। जो मैथमेटिक्स ये लोग लगा रहे हैं 1+1=2 LHS इज इक्वल टू राइट RHS, अगर आप कार्टेशियन फिलोसफी डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझना है। बेसिकली दिस गाय डिकार्टे ही फिलोसफर तो जो ये थे सो थे, और जो फिलोसफी इन्होंने दी है बेसिकली ये जो इनका जो मेजर काम था वो मैथमेटिक्स में था। एंड ये माहिर फन था बंदा ज्योमेट्री का, अलजेब्रिक इक्वेशंस इसने ज्योमेट्रिकली प्रूव की हैं। एंड हिज वर्क वाज द बेसिस ऑफ न्यूटन के काम का बहुत इनका काम दोनों लोगों का इंटर रिलेटेड काम है। तो अगर आप स्टडी करोगे ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, हम वहां पर नहीं जाएंगे। और दोज ऑफ यू हु आर अवेयर ऑफ कार्टेशियन प्लेन, जो एक्स वाई एक्सिस का जो प्लेन है, ज्योमेट्री का जो फ्रेम है, प्लेन है, या फिर फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं। बाय द वे फिजिक्स आल्सो हैड इट्स रूट्स इन फिजिक्स। बेसिकली आई फिजिक्स जो जो सब्जेक्ट आया था वो ये समझाने के लिए आया था कि कोई भी चीज क्यों होती है, रीजन समझाने की, माने बेसिकली उसकी फिलोसफी किसी भी चीज की फिलोसफी समझाने आया था। तो दैट इज हाउ दी सब्जेक्ट्स हैव डेवलप्ड। और आज का जो शेप है, अगर आप इसकी रूट में जाओगे, कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, किस तरह डेवलप हुआ, और आज जो उसका शेप है, तब आपको इनकी पूरी की पूरी जो एक पूरी जर्नी है वो समझ में आएगी। अच्छा, डिकार्टे का जो उनकी जो पूरी फिलोसफी है ना, वो एक फ्रेज है उनका। ही वाज अ फ्रेंच पर्सन, तो उन्होंने फ्रेंच में उन्होंने एक फ्रेज बोला जो उनकी फिलोसफी को बहुत बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन करता है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये उनका फ्रेज था, कॉगितो एर्गो सम। और आई थिंक देयरफॉर आई एम, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका जो बेसिक आइडिया है, इट्स लाइक ही सेज हम फाइनाइट बीइंग्स हैं, माने महदूद मखलूक हैं हम, जो है ना, हम फाइनाइट हैं, हम महदूद हैं। तो हम लामहदूद की जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। लामहदूद क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है? अल्लाह की जात। फिर भी हमें ये एहसास है कि लामहदूद कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है, यानी खुदा एग्जिस्ट करता है। पर महदूद होने के मतलब फाइनाइट होने के बावजूद हम लामहदूद की जात का कॉन्सेप्ट हमारे पास है। इसका मतलब ये लामहदूद से ही हमारे तक आया है। वो चाहता था कि हम तक ये कॉन्सेप्ट आए, यानी कि ये बंदा एथीस्ट नहीं था, ये पहचानता था कि हाँ कोई लामहदूद जात है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट वर्ड यूज करता है ये। वो है अकबर इलाहाबादी का शेर के हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। तो आपका जो होना है, आपका होना ही सबसे बड़ा सबूत है अल्लाह के होने का, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, कोई सबूत तो है नहीं, मैथमेटिकली प्रूव भी नहीं करता है। आज भी गॉड पार्टिकल की तलाश में, आज भी गॉड्स इक्वेशन के पीछे है। आइंस्टाइन की थी ना गॉड्स इक्वेशन, वही था इसका मास्टर। तो अब क्यों जानना है आपने लामहदूद को, क्यों उसने इंट्रोड्यूस किया लामहदूद को? क्योंकि हर फिलोसफी, मैंने कहा ना, हर फिलोसफी का एक बेसिक टेनेट यही था, बेसिक आइडिया थी कि इनफाइनाइट को जाने। अच्छा, इनफाइनाइट को क्यों जानना है? ताकि जो भी शय है उसके ऊपर एक खास किस्म की पावर है इनफाइनाइट की। वो इनफाइनाइट उसके उसकी एग्जिस्टेंस, हर चीज, हर शय की एग्जिस्टेंस पर काबिज है, उसके उसके सारे चाल चलन पर काबिज है। तो अगर हम कहीं किसी तरह से वहां तक, उस पावर तक, या उस पावर के सोर्स तक पहुंच जाए, तो हम भी हर चीज पे काबिज हो जाएंगे। वही जो एक पावर स्ट्रक्चर है, और फिर हमारे पास वो कंट्रोल आ जाएगा उन चीजों का। तो फिर हम मालिक हो जाएंगे। वो जो एक इटर्नल, एक अंदर एक जो आग धधक रही है। डिकार्टे ने इस पूरी फिलॉसफी को इतनी गहराई में समझाया कि रैशनलिज्म बिकेम द द मेन थिंग। मतलब पूरा का जो पूरा जो फलसफा था वो रैशनैलिटी की तरफ, इस तरह से पलट गया है कि अगर आप किसी भी चीज को रीजन के थ्रू एक्सप्लेन कर पाए तो उसका, तब तो ठीक है।
और अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया है ना, मतलब इस फिलोसफी ने क्या किया, हर चीज को डाउट में डाल दिया कि पता नहीं है कि नहीं। वही उन्होंने अल्लाह के ज़ात के साथ भी किया है कि पता नहीं है कि नहीं है। और इतनी एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में चली गई ये फिलोसफी मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में। और इस एक्सट्रीमिज्म का एक नतीजा, बस एक नतीजा, इज द द सेक्ट ऑफ एथिस्ट्स, एथिज्म, यानी टोटल डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और इस एथिज्म, यही वजह है, ये जो अप्रोच है, इस वजह की वजह से साइंस और थीज्म, थीज्म यानी रिलीजन, बिलीफ, फेथ, यानी इन सम फॉर्म आपकी धार्मिकता, मजहबियत, वो दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में चले गए। क्योंकि साइंस हर चीज, जिस चीज को एक मैथमेटिकली या इक्वेशन से या लॉजिक से या रीजन से प्रूव कर पा रही है, वहां तक तो ठीक है। जहां नहीं प्रूव कर पा रही है तो इसका मतलब वो चीज होती ही नहीं। और डिकार्टे और उनके हम वक्त एक और फिलोसफर थे, बेकन, इन्होंने तो बकायदा एक सक्सेसफुल जंग लड़ी है। और इनका कहना, उस जंग का उन्होंने नतीजा क्या निकाला, मनवा लिया ये नतीजा अपना, कि इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस स्टेम्स फ्रॉम रिलीजियस डॉगमा। यानी अगर तुम दिनियात में पड़े रहोगे, धार्मिकता में पड़े रहोगे, तो तुमको क्या होगा ना, इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस हो जाएगी, तुम सोच समझ नहीं पाओगे, रीजन नहीं कर पाओगे, लॉजिक नहीं कर पाओगे। और फिर मैंने जैसे बताया कि उसका नतीजा क्या हुआ, ड्यूअलिस्ट अप्रोच। ड्यूअलिस्ट अप्रोच शॉर्ट में आपको मैं बस यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके अकॉर्डिंग दुनिया में, माने एग्जिस्टेंस में दो चीजें हैं, माइंड और मैटर। और माइंड वो चीज है सेल्फ कॉन्शियस थिंकिंग। वो कहता है माइंड का एसेंस जो है वो सेल्फ कॉन्शियस थिंकिंग है। और मैटर की तीन एक्सटेंशन है, जिसमें जो तीसरा एक्सटेंशन है वो है खुदा की जात। और इस खुदा की जात ने क्या किया है, इसने माइंड और मैटर का मजमुआ जो बनाया, उससे एक फोर्थ कंपाउंड सब्सटेंस निकला जो कि इंसान था। माने यहाँ ये भी मान रहा है कि जो इंसान की जो शख्सियत है उसमें माइंड और मैटर, यानी सेल्फ कॉन्शियस एग्जिस्टेंस थिंकिंग और जो जिस्मानियत है, वो एक साथ मेटीरियलिज्म, मैटर इज मेटीरियलिज्म, तो मेटीरियलिज्म और वो एक सेल्फ कॉन्शियस थिंकिंग जो है वो एक साथ एग्जिस्ट जब करती, एक साथ जब आती है, तो इंसान का जन्म होता है। नाउ आई विल जस्ट, थोड़ा सा डिविएशन है टॉपिक से, बट आई थिंक जब मैं नोट बना रही थी तब तो मुझे नहीं लगा, बट अब मुझे लग रहा है कि यहाँ जस्ट हैड दिस ब्रेन वेव कि यहाँ एक चीज आपको जरूर इंट्रोड्यूस करूँ। एंड एंड दैट इज, ये जो सेल्फ कॉन्शियस थिंकिंग है, जब सेल्फ कॉन्शियस थिंकिंग में वो प्रूव तो कर नहीं पा रहा है खुदा की जात को मैथमेटिकली या एक इनफाइनाइट को, तो दैट मीन्स मोरलेस इट्स द डिनायल। क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन था या फिर, तो कहीं कहीं ये थ्योरी बिल्कुल चुप हो जाती है। तो कार्टेशियन जो फिलोसोफर्स हैं, यानी इसके बाद के जो फिलोसोफर्स जिन्होंने इस थ्योरी को और आगे डेवलप किया, उन्होंने वो पूरे टोटल डिनायल में चले गए। और उनके इस काम में ही आपको रूट्स मिलेंगी डार्विनियन फिलोसफी की। वो जो कहता है ना कि खुद ब खुद हो जाता है, वो इवोल्यूशन हो जाता है और चीज खुद बन जाती है। दैट इज वाई जब आप साइंस को पढ़ोगे तो आपने बहुत सटल बैलेंस रखना है। और इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि इस्लामिक अप्रोच, दीनी अप्रोच इंटेलिजेंस के लिए क्या है, जिस पे अभी हम थोड़ी देर में बस आने वाले हैं। डिकार्टे के अकॉर्डिंग गॉड की एग्जिस्टेंस, ये मैं पहले पिछले सेशन में बता चुकी हूँ, मैं आज इसको रिपीट कर रही हूँ कि गॉड की जो एग्जिस्टेंस है वो सेकेंडरी है टू द नॉलेज ऑफ सेल्फ। यानी इंसान अगर खुद को जानता है, अपनी एग्जिस्टेंस से वाकिफ है, तो वो खुदा को जान पाए। यहाँ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द शेरो शायरी एंड द इस्लामिक, जो हमारी शेरो शायरी है और वो सब जो चीजें ना, उससे थोड़ा फर्क है। उसका कहना क्या है कि रीजन जो है वो सुपीरियर है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब व्हाट डू आई मीन, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ। उसने क्या किया ना, एरिस्टोटल को, अगर आप एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, इन सबको अगर आप पढ़ोगे तो इनके हिसाब से इंटेलेक्ट जो है वो एक डिवाइन और एक्सटर्नल सब्सटेंस है
जो एग्जिस्ट करता है, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, बॉडी से इंडिपेंडेंट है इंटेलेक्ट की एग्जिस्टेंस, ये अरिस्टोटल के अल्फाज हैं। बट उसका ये कहना है कि पर अगर आपको किसी चीज को समझना है तो आपको इंटेलेक्ट को बॉडी के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपको उस चीज की पूरी जानकारी हासिल होगी, वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको उस चीज का इल्म जो है वो मुकम्मल तौर पे मिलेगा। और यही मोरलेस प्लेटो और एरिस्टोटल का है। ये खुदा की जात से कोई डिनाइल नहीं है इनका, ये बिल्कुल उसको मानते हैं और ये कहते हैं कि इंटेलेक्ट जो है वो अल्लाह का दिया हुआ एक हमें गिफ्ट है। बेसिकली ये मोरलेस इनकी फिलोसफी है, ग्रीक फिलोसफर्स की। यहाँ पर आकर के बिगाड़ क्या पैदा होता है कि इसने क्या कहा, तो इस अगर अल्लाह की जात ऊपर है और अल्लाह की जात की वजह से इंटेलेक्ट है, दिस इज द ग्रीक फिलोसफी। ना मॉडर्न फिलोसफी सेज नो नो नो, मेरी जात ऊपर है, मेरा रीजन ऊपर है। तो इसने क्या किया, रैशनल को, रीजन को इनफैलिबिलिटी दे दी कि तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इसको रीजन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी लॉजिक है, तो मंतक है, उसने उसको इतनी सुपीरियोरिटी दे दी, उसको हम कहते हैं इनफैलिबिलिटी, के गिर ही नहीं सकता, गलत ही नहीं हो सकता, इनफैलिबिलिटी दे दी। किस चीज के ऊपर, रेवलेशन पर। रेवलेशन क्या था, वर्ड ऑफ गॉड, अल्लाह की बताई हुई बात। पहली बार कुरान में तो नहीं आई, इससे पहले भी वही आई है, पर इन्होंने क्या किया, वही को सेकेंडरी कर दिया, रीजन को प्राइमरी कर दिया, रेवलेशन को प्राइमरी कर दिया, रीजन को प्राइमरी और रेवलेशन को सेकेंडरी कर दिया, यानी खुद को खुदा बना दिया। दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ द फिलोसफी, द आउटकम ऑफ द फिलोसफी है। अब आप ये समझें कि अगर आप भी इस फिलोसफी का हिस्सा हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सॉफ्टली, चाहे आपको पढ़ाया गया हो या सिर्फ आपके माहौल में ये चीज मौजूद हो, तो आप खुद समझ लें कि आप तागूत से कितनी दूर हैं या कितनी करीब है। दिस इज व्हाट, इसीलिए वर्ल्ड जो हमारे फिलोसफर्स है ना, या हमारे थिंकर जो है इस्लामिक, जो हमारे थिंकर हैं, जब वो वर्ल्ड व्यू की बात करते हैं, वो वर्ल्ड व्यू की बात करते ही इसी वजह से, दिस इज द रीजन दे टॉक अबाउट द वर्ल्ड व्यू, कि आपकी वर्ल्ड व्यू जो है, जो आप जो दुनिया से नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, आपने उसको क्रॉस वेरीफाई किया है। ओके, अब ये तो हो गई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा इस्लामिक कॉन्सेप्ट की तरफ से आ जाते हैं कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, मैं जान के वर्ड उलेमा यूज नहीं करती बिकॉज दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग, मेरे लिए एज अ स्टूडेंट ही कंफ्यूजिंग है, तो बाकी जब मैं अपनी चीज बता रही हूँ तो मैं नहीं चाहूंगी कोई और कंफ्यूज हो। ओके, वी स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट रैशनल माइंड्स, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, आप पढ़ोगे कभी अगर इनका डिस्क्रिप्शन इब्न सीना का, तो आपको पता, इंग्लिश में इनको एविसीना लिखते हैं, AVICENNA, एविसीना, और इनका जो नाम था इब्न सीना था। इब्न सीना इज रेवोल्यूशनरी माइंड। 30 साल के छोटे से वक्फे में 30 इयर्स का एक जो स्पैन है, इसमें इन्होंने, मतलब अल्लाह की गिफ्टेड सोल्स में से हैं ये। देयर इज अ लॉट कंट्रोवर्सी आल्सो, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट इतना समझ लें कि इनका जो रिटन कॉन्टेक्स्ट है, या ये जो इनका जो मुताला है, इट्स लाइक ब्रिलियंट इंसाइट इनटू द वेरियस कॉन्सेप्ट्स। तो अगर इब्न सीना के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स होल्ड द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द लोअर रेल्म। क्यों हाईएस्ट पोजीशन है? लोअर रेल्म क्या है? जमीन, और इसकी हाईएस्ट पोजीशन में इंसान है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक रैशनल सोल है, यानी वो रीजन कर सकता है। नाउ माइंड यू, अपनी यहाँ पर मेरे साथ पैरेलली आप कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करते जाएंगे, यानी इब्न सीना सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं फ्रॉम द इस्लामिक पर्सपेक्टिव कि यस वी आर अ रैशनल सोल, हमारी जो अक्ल है वो रीजन कर सकती है, लॉजिक समझ सकती है, हम चीजों में मतलब हमारी मंतक अप्लाई कर सकते हैं, हम करते हैं अप्लाई, दैट इज व्हाई वी आर ह्यूमंस। अभी अभी आएगा सूर्य बनी इसराइल का, सूरह नंबर 17, इसका वर्स नंबर 70 है, आयत नंबर 70, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि हम जो सुप्रीमेसी दी है हमने आदम के बच्चों को। कैन एनीबडी जस्ट ओपन दैट एंड रीड इट फॉर मी?
कोई भी। Okay. Human intelligence is the ability to learn from experiences नहीं भाई, and to you adopt. didn't understand. I want you to read सूर्य बनी इसराइल, सूरा नंबर 17 उसका आयत नंबर 70। Wait. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी व रज़क़नाहुम मिन तय्यिबात व फद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। जी, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़े। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत दिया, और हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और उनको हमने जमीन में और समंदर में उनको मतलब हमलना मतलब उनको प्रेसिडेंस दी, डोमिनेंस दी। जी 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 डोमिनेंस दी। और रज़क़नाहुम मिन तय्यिबात, हमने उनको रिज़्क दिया जो पाक चीजों में से। और फद्दलनाहुम अला 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 कसीरिम मिम्मन खलक़ना तब्दीला, और उन्हें हमें फजीलत दिया उन सारे क्रिएशन से जिन्हें हमने क्रिएट किया है। जी, अब मैं बस एक इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जल्दी से पढ़ देती हूँ। Indeed, we have honored the progeny of Adam and bore them across land and sea, and provided them with good things for their sustenance, and exalted them above many of our creatures. माने अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम मेरी मखलूक में ऊपर हो। That is, it is an obvious fact that the superiority man enjoys over all things, over all other beings, सारी मखलूक के फिर जो superiority आदमी enjoy कर रहा है on earth, clause है on earth, and all that is in it. तो अर्थ पे और अर्थ से जो भी रिलेटेड जितना भी है हमारा पूरा एक कुर्रायर्ज है, इसमें अल्लाह ताला ने इंसान को सुपीरियरिटी अता की। और ये सुपीरियरिटी आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, हैज नॉट बीन डिस्टॉर्ड अपॉन हिम बाय अ जिन और एन एंजल और अ प्रॉफिट। और ये सुपीरियरिटी किसी जिन ने, किसी फरिश्ते ने या किसी प्रॉफिट ने नहीं दी है। Most surely that is Allah's blessing and favor. ये अल्लाह का हमारे पर एहसान है। Is it not then the height of folly and ignorance that after having achieved such a high rank, man should bow down before any creature of Allah instead of him? अल्लाह के अलावा बाकी कोई क्या इबादत के लायक है? क्या इंसान ने इसमें बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी? ओके, दैट मीन्स एक चीज तो अल्लाह ताला ने यहाँ आपको क्लियर कर दी, प्रोक्लेम करवा दिया कि भाई रैशनल सोल होने की वजह से तुम्हारी सुपीरियरिटी है। अब रैशनल सोल का क्या मतलब है? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रैशनल सोल है और रैशनल सोल की वजह से सुपीरियरिटी, दोनों फैक्ट्स को साथ में लेके चलिए। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि foremost distinguishing factor of humans from all other life, इमाम राजी के अल्फाज हैं, इज द रैशनल या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। मतलब एक ऐसी सलाहियत जिसकी वजह से हम रियलिटी तक पहुंच सकते हैं। वी कैन रीच रियलिटी ऑफ थिंग्स इन एग्जिस्टेंस एज दे एक्चुअली आर। यानी कोई जरूरी नहीं है कि आपकी आंख उस रियलिटी को देख रही हो, बट आपके पास अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि आप उस सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। अब साइंटिफिक टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आंख से तो नहीं दिखते, बट इंसान पहुंचा ना वहां तक। उसी तरह से आ जाए यूनिवर्स में, स्पेस में आ जाए, बहुत सारे सैयारे, सितारे, बड़े सारे अल्लाह ताला के मैसिव क्रिएशन ऐसी है। अर्थ के बाहर चले गए हम, अर्थ पे नहीं है अब, अर्थ के बाहर जाकर के हमने फहम लेने की कोशिश की, अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की कि और क्या क्या एग्जिस्ट करता है। तो अब हमारे पास
स्टेटमेंट्स आते हैं ना कि फलाना सितारा इतने इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है जमीन से, और रोशनी तब वहां से चली थी, तो अब जो रोशनी हमारे पास आ रही है वो पास्ट की रोशनी है। आप और मैं एज ह्यूमन बींग्स, एज अल्लाह क्रिएशन, इस रियलिटी तक पहुंच गए ना। अदरवाइज अगर आप देखें तो इस रियलिटी तक हमारी वाजे रीच नहीं थी। यही इमाम राजी कह रहे हैं कि वी कैन रीच रियलिटी ऑफ थिंग्स इन एग्जिस्टेंस एज दे एक्चुअली आर। बॉडी के अंदर हमने ध्यान से देख लिया बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कोर्स है ये क्या है, दिस एन इंटेलेक्चुअल साइंस। हम अखज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जितनी बार कुरान को इंटरप्रेट कर रहे हैं हम अखज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अल्लाह को देखा नहीं है आंखों से, पर हम अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज आवर रियलिटी। ये है सुपीरियोरिटी। ये जो अल्लाह कह रहा है कि मैंने बाकियों पे तुमको सुपीरियोरिटी दे दी। अच्छा, अब अल्लाह ने अगर ये कैपेसिटी दी है हमें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, तो ये क्यों दी गई है इस फॉर्म में? ये कैपेसिटी किसी और मखलूक के पास नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद कहा तुमको ये किसी जिन, किसी फरिश्ते या किसी प्रॉफिट की वजह से नहीं मिली। एक और मैंने कोई तफसीर पढ़ी थी जिसमें वर्ड सैयारा यूज हुआ था। मैंने कोई भी सुपर नेचुरल तुमसे जो पावर में या कैपेसिटी में अगर किसी के पास और ज्यादा कुछ है तो उसकी वजह से तुम्हें नहीं मिली, अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है। मैं यहाँ पर स्पेशल मेंशन करूंगी जिन और फरिश्तों का, क्योंकि बड़ा जिक्र होता है मुसलमान घरानों में, तो बहुत ही जिक्र होता है जिन और सुपर पावरफुल सुपर नेचुरल क्रिएशन, उनके पास ज्यादा पावर्स हैं वगैरह वगैरह। या फरिश्ते हैं, फरिश्तों को पूजना स्टार्ट कर दिया। आवर नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स दे स्टार्टेड दैट कि अगर साइज में बड़ा है या किसी किस्म का पावर ले आया, या सूरज सैयारे सूरज तारों को पूरा पूजना शुरू कर दिया, या कहीं पर अगर पावर का सेंटर मिला तो उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली मेंशन किया ना। मैं क्यों मेंशन करना चाहती हूँ जिन्हों फरिश्तों को कि ये इसका इम्प्लीकेशन ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट क्रिएशन नहीं है। आप जानते हैं फरिश्ते आर इंटेलिजेंट, दे कैन रीजन, दे कैन असेस थिंग्स। जिनों के पास भी अल्लाह ताला ने खासी किस्म की पावर दी हुई है। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट इंसान को ऐसा क्या दे दिया जो इनसे बेहतर कह दिया? दैट इज द पावर ऑफ डिडक्शन। डिड्यूस किया, आंख से नहीं देखा, हाथ से नहीं छुआ, फिर भी उसकी रियलिटी तक पहुंचने की जो ये सलाहियत दी। और इसी रियलिटी का इसी पावर का, इसी सलाहियत का क्वेश्चन होगा कि क्या मैंने तुम्हें पावर नहीं दी थी? क्या मैंने तुम्हें सलाहियत नहीं दी थी? तुमने सलाहियत नहीं यूज की तो तुम्हारी फेल है, मतलब यू फेल्ड योरसेल्फ। तो बॉटम लाइन इज वी कैन रीच द रियलिटी। अगर वो एविडेंट नहीं भी है, नहीं भी दिख रही है, नहीं भी सामने है, तब वाजी भी नहीं है, तब भी हम उसको वी कैन रीच इट। दैट इज आवर सुपीरियोरिटी। अच्छा, अब यही इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है जिसको डिकार्टे बार बार बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इंटेलेक्चुअल क्या है? इंटेलेक्चुअल ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कि जो दिख नहीं रहा है, सामने नहीं है, वाजे नहीं है, या उसके उसके होने का बज़ाहिर कोई एविडेंस नहीं, फिर भी आप उस तक रीच कर सकते हो। और इसको ही डिस्कस करने, स्टडी करने की नीयत से जो उन्होंने सिस्टम डेवलप किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चीज है नहीं और हम उस तक पहुंचना चाहते हैं तो उसको वहां तक हम सिर्फ अपने सेंसेस से उसको परसीव कर सकते हैं। और जो हम सेंसेस से परसीव नहीं कर पा रहे हैं पर उसके होने का एहसास हो रहा है, तो वो हमारे दिल में एक डाउट क्रिएट करता है। और ये डाउट जो है, ये इंटेलेक्चुअल इंसान की, यानी इंटेलिजेंट इंसान की जो है बेहतरीन पहचान है। दिस, अब मैं आपको कंपैरिजन पर लगातार लाती रहूंगी। अच्छा, ओके, आई विल जस्ट गिव अ ब्रेक। अब तक कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं हो किसी को टिल नाउ? तो फिर हम प्रोसीड करेंगे इससे आगे, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग इनटू द इस्लामिक फिलॉसफी। एनीबॉडी? चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ कि अभी तक आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने डाउट इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, साइंस में भी डाउट की बड़ी खासी जगह है कि डाउट होता है तभी आप किसी चीज को रिसर्च करते हो। डाउट नहीं होता ना तो आप रिसर्च नहीं करते हो। तो इसका मतलब बेसिकली
एक बेसिक टेनेट है, एक बेसिक टूल है वेस्टर्न फिलोसफी, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म का। और वही कहते हैं डाउट एक अच्छी चीज है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लॉजिक को रेवलेशन से ऊपर मानते हैं। अच्छा, तो हाँ, वी विल कम बैक टू आवर क्वेश्चन कि हमें सुपीरियर कैपेसिटी क्यों दी गई थी। वेस्टर्न फिलोसफी इस चीज को डिड्यूस नहीं कर पाई है। उनके पास आज भी अगर आप उनसे पूछें कि भाई इतनी हायर कैपेसिटी क्यों दी है, तो वो कहते हैं भाई साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए और हम बेहतर जिंदगी बना सकें वगैरह वगैरह। पर बहुत प्रॉपर आंसर उनके पास नहीं। चलो साइंटिफिक एडवांसमेंट कर लिया, प्रॉपर जिंदगी बना ली, मोबाइल फोन तक पहुंच गए, अब चांद सितारों तक पहुंच गए, उनके चक्कर काटने की बात हो रही है, इलॉन मस्क ने अपना ही रॉकेट बना दिया, वो कह रहा है मैं मार्स पे जाऊंगा। फिर क्या? फिर क्या? हर बात के बाद एक सवाल आता है, फिर क्या, इसके आगे क्या? इस्लाम इसका इस सवाल का जवाब देता है कि ये हायर सुपीरियर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी तुमको इसलिए दी थी ताकि तुम अल्लाह ताला को पहचान सको। अल्लाह को पहचानने के लिए ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दी थी। I'll bring you to सूरह नूर, नूरुन अला नूर, सूरह आयत नंबर 35, सूरह नंबर 24। देखिए, एनीबडी प्लीज रीड इट फॉर मी। मेरी ना मसला है दूर का पास का। कंप्लीट प्लीज, प्लीज जल्दी ओपन माइक करें और रीड कर दें। आई हैव टू फिनिश दिस टुडे। الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمثل مصباح فيها مصباح المصباح فيه زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتونها يضيء ولو لم يمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أمثال للناس والله بكل شيء عليم. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आई विल जस्ट कम टू माय पॉइंट। Allah guides to his light whom he wills. Allah sets forth parables to make people understand. Allah knows everything. अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? शर्क़ी ग़रबी, वो तो हमने कई बार सुना है। अल्लाह ताला साफ कह रहे हैं कि जिसको चाहता है गाइडेंस दे देता है। कैसे देगा गाइडेंस? उसने आपके अंदर सॉफ्टवेयर फिट किया हुआ है, आपके पास इंटेलेक्ट है, रैशनल माइंड है, तो वो जिसको चाहता है इस माइंड को गाइड कर देता है और वो अपनी बातें मिसालों से समझाता है। ना, हियर इज द कैच। मिसालों से समझाता है। ये और भी कई बार आया है, वो अपनी बातें मिसालों से समझाता है। उसने नूरुन अला नूर की मिसाल दी। मतलब नूर पे नूर। तो तुम्हारे अंदर एक नूर है जो कि अगर मतलब वो नूर के फॉर्म में हो, तो इंसान के अंदर जो नूर है, वी विल टेक द बेस्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, प्रॉफिट अलैहिस्सलाम। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने, ह्यूमन क्रिएशन है, बेस्ट है, उनके अंदर नूर है, और उस नूर अला नूर, उस नूर को और मुनव्वर कर दिया। किससे? रेवलेशन के नूर से। डिवाइन लाइट, गाइडेंस, हिदायत। मन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहू। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है मुझसे गाइडेंस मांगो, मैं गाइडेंस दूंगा। ये सब क्यों? पूरा ये प्रोसीजर क्यों? ताकि हम अल्लाह को पहचान सके। अच्छा, अल्लाह को पहचानने का सबसे आसान तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। इंटेलेक्ट का जो प्राइमरी फंक्शन अल्लाह ताला ने हमें दिया है, उस रब्बुल इज्जत की जात की मुकम्मल शनाख्त, रियलाइजेशन, यही इसका प्राइमरी फंक्शन भी है और यही इसका बेनिफिट भी है।
ताकि हम उसे अपना रब होने का सही और मुकम्मल ओहदा दे सकें। अब जात इंसानी की मॉडर्न पहचान मबनी है, आप उस मैंने बताया था कि सेंसेस और परसेप्शन से हम उसे परसीव करते हैं। अच्छा, मॉडर्न फिलॉसफी कहती है एरर है, डाउट है, अनसर्टेनिटी है, और इसकी वजह से क्योंकि वो अक्सर और बेशतर एरर, डाउट, अनसर्टेनिटी इनके कॉन्सेप्ट में उलझे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया बेस्ट रेफ्यूज है, बेस्ट जो तरीका है ना वो रैशनलिस्ट अप्रोच है, और बाकी सब चीजों को उन्होंने नकार दिया। इसीलिए कुरान ने इसकी तोड़ दी। कुरान ने कहा कि नहीं, डाउट जो है वो शैतान का मतलब वसवसा है, तुम वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगो। ये कुरानी कॉन्सेप्ट है कि डाउट इज नॉट गुड इन इस्लाम। नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल। जब सारे अंबियाओं के जो जद हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी जो फैकल्टीज थी, और जाहिर है प्रॉफिट हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उनकी जो फैकल्टीज थी वो उन्होंने उन फैकल्टीज की मदद से ये रियलाइज किया कि ये जो चांद सूरज की जो पूजा कर रहे हैं, जो उन्होंने बुत बना रखे हैं, पूरी स्टोरी आप लोग को सबको पता है, तो वो जो उन्होंने एक नतीजा अखज किया कि सूरज डूब जा रहा है, इसका मतलब ये खुदा नहीं हो सकता, चांद भी डूब जा रहा है, इसका मतलब ये भी खुदा नहीं हो सकता। तो डाउट को धीरे धीरे प्रॉफिट इन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम धीरे 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 करके उन्होंने एलिमिनेट किया है, यानी उन्होंने अपनी जात से ये चीज वहां एस्टेब्लिश की कि ह्यूमन इंटेलेक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स। जब आप प्रोफेटिक इंटेलिजेंस जब आप कोट करें तो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो एग्जाम्पल है वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स है, टू द एक्सटेंट दैट ही गोज अगेंस्ट हिज ओन फादर, कि वो कह रहे हैं कि भाई तुम जो कह रहे हो, तुम मेरे वालिद हो, बट जो तुम कह रहे हो वो किसी तरह से लॉजिकल ही नहीं है यार, तुम मुझे ये बात समझा कैसे रहे हो। और फिर उन्होंने अब प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एग्जाम्पल में ही हमें ये चीज समझ में आती है कि फिजिकल साइट यानी बसीरत, इसके ऊपर तरजीह मिलती है बसारत को यानी विजन को। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जहां पर आपको, आप जो देख रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या आप गाइडेंस से फॉलो कर रहे हैं, यू हैव द इंटेलिजेंट अप्रोच। दिस इज इस्लामिक इंटेलेक्चुअलिज्म, दिस इज इस्लामिक इंटेलिजेंस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन इस्लाम। और ये आपको अपने आप से नहीं मिलेगा, ये रेवलेशन से ही आएगा। इसका मतलब जो चीज इंसान से छिपी हुई है वो वाजे ही तब होगी जब अल्लाह ताला का फहम होगा, जब अल्लाह ताला की बरकत होगी। यानी आप बिना रेवलेशन के छुपे हुए को जाहिर नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब कहते हैं ना, कोई डायलॉग भी था कि आंख की वैल्यू नहीं है, लाइट की वैल्यू है। अगर आप आंख वाले हैं माशाल्लाह, बढ़िया आपकी बसीरत है, बट आपको एक अंधेरे कमरे में बिठा दिया जाए तो आप हाथ से ही ढूंढेंगे एक बिल्कुल नाबीना इंसान के मानिंद। तो आंख की वैल्यू नहीं है, लाइट की वैल्यू है। इसीलिए अक्ल को भी एक एक्सटर्नल लाइट की जरूरत है। इसीलिए कुरान डाउट क्या है, अंधेरा है ना, डाउट को काउंटर करता है, और डाउट इज द प्राइमरी फीडर फॉर द मॉडर्न फिलोसफी। अब इतनी तमहीद हमने बांधी है, क्यों बांधी है? क्योंकि आज जो आप मेरे साथ सब यहाँ पर बैठे हो माय डियर मुस्लिम्स, अब बताओ आपका वर्ल्ड व्यू कौन शेप कर रहा है? क्या हम मुसलमान रह भी गए हैं? और हम जो इनकी वेस्टर्न फिलोसफी से, अपने इस्लाम को छोड़ करके वेस्टर्न फिलोसफी से जो एक वर्ल्ड व्यू अक्वायर कर रहे हैं, इनकी थियोरीज को हम अक्वायर कर रहे हैं, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम और उनकी जाते बाबरकत हमें समझ में आएगी, या हम समझ पाएंगे कि कोई चीज की तो क्यों की, कैसे की? ओके, सो नूरुन अला नूर, as I just explained, is the personified concept of human intellect, which is Nabi Islam. अब
अगर हम नबी इस्लाम को पढ़ेंगे तो हमको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना पड़ेगा। ये जो फिलॉसफी अभी तक आपकी चलती आ रही है ना, अगर इस पर फिलॉसफी से पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ आएगी, आप उनकी पर्सनैलिटी को डिकोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है ना उसमें there are multiple intelligences that Nabi Islam was gifted with. In fact, वहाब इब्न मुनब्बी स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं कि जो अगर आप प्रॉफिट इस्लाम की इंटेलिजेंस और बाकी सारी मखलूक एक जगह, उसकी इंटेलिजेंस और प्रॉफिट इस्लाम की इंटेलिजेंस अगर इनको कंपेयर करो तो इट इज लाइक सारी मखलूक की इंटेलिजेंस इज लाइक वन ग्रेन ऑफ सैंड, और प्रॉफिट इस्लाम की इंटेलिजेंस इज लाइक द सैंड ऑफ एंटायर अर्थ। पर ये समझने के लिए आपको पहले यू हैव टू यू नो अंडू, जो आप फिलॉसफी अभी तक आपकी चलती आ रही है ना, इसको अंडू करना पड़ेगा। करेंगे कैसे? सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो प्रॉफिटिक अक्ल है, जब अगर हम प्रॉफिट की अक्ल को, अब हम सिर्फ अक्ल पे उनके कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी में अक्ल के हिस्से पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और ये हम ये कहते हैं कि ये इट्स अ सिंथेसिस ऑफ टू इंटेलिजेंसेस इन वन रियलिटी, ज़ात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड दैट इज मॉरल एंड इमोशनल। आप देखिए उनकी कोई भी बात अल्लाह की रेवलेशन से ही गाइडेड है, कोई बात उनकी जायद नहीं है, जाया नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी वर्ल्डली अफेयर, दैट मीन्स इज ऑलवेज अंडर डिवाइन गाइडेंस, ऑलवेज। Even the flip of his eye, any gesture of his hand, any facial expression is under divine guidance. और उसका जो एक प्रोजेक्शन है, that is his emotional intelligence. और ये जो कंस्ट्रक्ट है इंटेलेक्ट का, दिस इज मॉरल को जो इमोशनल से कनेक्ट कर रहे हैं हर बार, ये हमेशा एक दीन के सरकमफ्रेंस में ही होगा। सरकमफ्रेंस अगर मतलब एक सर्कल आप ड्रॉ कर दें तो उसके अंदर 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 ही ये घूमेगा, और सरकमफ्रेंस के अंदर आपको दीन मिलेगा। और रीजन और लॉजिक से आप बराबर, जैसे कि अगर उनका एम्पैथी का कॉन्सेप्ट है तो वो वहां पर रीजन कर रहे हैं कि अगर मैंने इस वक्त इस तरह से अपने असहाब से बिहेव किया तो ये उनके दिल की आजारी का रीजन बनेगा। लॉजिक, दिस इज ऑल्सो लॉजिक। एम्पैथी कम्स फ्रॉम, देयर इज अ थॉट प्रोसेस। ही इज वन ऑफ, आई थिंक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ही सेज the most conscious man who ever walked on this earth is मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बंदा हर वक्त कॉन्शियस रहता था, हर वक्त अवेयर। कैसे रह सकते हैं? अल्लाह ताला बार बार कहते हैं ना, गफलत गफलत, तुम गफलत में हो। What is the opposite? That you are conscious. That means there is a constant thinking process. He is always using his intellect, and that is how you will decipher Nabi Islam. इमाम गजाली तो यहाँ तक कहते हैं नबी इस्लाम की जो प्रॉफिटिक इंटेलिजेंस है कि जो एंटायर प्रॉफिटहुड है, माने रसालत जो है नबी इस्लाम की, इट्स कंप्लीटली एन इंटेलेक्चुअल अफेयर। दीज आर, आई एम कोटिंग इमाम गजाली। So like now, to understand Prophet Islam, you have to understand the rational approach, you have to understand the human reasoning, you have to understand the makeup, but दीन के सरकमफ्रेंस, बिना रेवलेशन के अगर हम इस सबको समझने की कोशिश करेंगे, बिना अल्लाह की गाइडेंस के अगर हम इस सबको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारा भी वही हाल होगा जो वेस्टर्न फिलोसफर्स का हुआ। तो अब आई एम गोइंग टू सम अप। Prophetic intelligence is a beautiful combination of IQ, EQ and moral intelligence. ये एक कॉम्बिनेशन है और इतने फाइन बैलेंस में है कि आप अगर उनको स्टडी करेंगे इस पर्सपेक्टिव से, इस कोर्स में वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉफिट इस्लाम। दिस इज आवर अप्रोच टू स्टडी प्रॉफिट इस्लाम। अब हम उनकी जो इमोशनल क्वोशंट है, अच्छा इमोशनल क्वोशंट भी अगर आप बिना मोरालिटी के स्टडी करना चाहेंगे, बिना मॉरल क्वोशंट के, आप सिर्फ चाहोगे बस खाली इमोशनल क्वोशंट, तो अभी मैं आपको बता दूंगी अगले सेशन में, आने वाले सेशन में आपको पता चलेगा। जब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की जो पूरी नॉलेज जब अब आती है ना, तो आप यू कैन बिकम अ डीप मैनिपुलेटर। आपसे बड़ा शैतान दुनिया में कोई नहीं होगा। वहां पर भी आपका गाइडिंग सर्कमफ्रेंस मॉरल इंटेलिजेंस रहेगी। वो फिर कहाँ से आएगी? दीन से आएगी। ये जो भटके ना ये लोग, एथिज्म की तरफ गए, फिर डाउट को अपना खुदा मान लिया,
या खुद को, सेल्फ की लॉजिक को खुदा मान लिया. If you remember in last session, I asked a lot of you to do research in the rationalistic school of thought in Islam, which is the Mu'tazila. वो बिगाड़ कहाँ से पैदा हुई? वो 72 फिरके कहाँ से पैदा होंगे जब हम रेवलेशन यानी कुरान को यानी दीन को हम छोड़ते चले जाएंगे. ओके, नाउ एक नबी इस्लाम का एक कोट है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कि he who mixes with people and is patient with them is better than one who avoids people and doesn't have patience with them. Now, reason for quoting this here is this is a doorway. ये अब इसको आप खुद ही देखना, अगर आप रिवाइज करते रहना, याद कर लेना इस कोट को, तो बार बार रिवाइज करना इसको एज वी प्रोसीड इन द सेशन, तो आपको ये रियलाइज होगा कि नबी इस्लाम इज एक्चुअली चैलेंजिंग अस टू स्टडी पीपल, टू स्टडी आवर सेल्स एंड टू स्टडी पीपल. और अगर आपको कोई चीज स्टडी करनी है तो जाहिर है आपको अपनी इंटेलेक्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी. अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो या गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कभी भी मतलब उस जगह में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. और यही अल्लाह ताला बार बार हमसे कहते हैं. अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला वो ही हिट्स द नेल ऑन द हेड कि सीधा सा बोलते हैं कि तुम सोचते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो चीजों को. तुमने किसी चीज, अगर कोई चीज तुम्हारे आंख के सामने थी, अगर एक सूरज उग रहा है फिर डूब रहा है फिर रात हो रही है, तो तुम्हें इसकी मतलब ये सिर्फ एक फिनोमिनन है, चल रहा है अपने आप चलते जा रहा है, तुमने सोचा नहीं. या तुम एक माँ और एक बाप से पैदा हुए, फिर तुम भी उसी साइकिल में आते हो, फिर तुम माँ और बाप बनते हो, तो तुमने सोचा नहीं कि ये क्यों हो रहा है. इस किसी भी चीज के होने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी, उसका कोई मकसद होगा, तो तुमने सोचा नहीं मकसद. बेसिकली अल्लाह ताला through Prophet al-Islam is urging us to use our intellect, but in a certain specified manner. उन्होंने हमें रूल बुक दे रखी है और उनके अकॉर्डिंग हमने ये इंटेलेक्ट का इस तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से ही इस्तेमाल करना. अच्छा, अब मैंने सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स को डिस्कस कर लिया, एक आध हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स को भी डिस्कस कर लिया. कार्टेशियन फिलोसफी के पैरेलल एक इस्लामिक फिलोसफर है इमाम गजाली. इमाम गजाली को भी मैं मतलब मैंने कोट किया है, बट इमाम गजाली की भी ड्यूअलिस्ट अप्रोच थी. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी. व्हाई? बिकॉज नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. सो आई गो टू अ फिलोसफर जो मुझे लगता है कि जो उनकी अप्रोच है इंटेलेक्ट की इज मोर साउंड, इट्स मोर अनअफेक्टेड. क्योंकि जब ये हमारा ट्रांसलेशन मूवमेंट हुआ है इस्लाम में, मतलब कैलिफ मंसूर थे, उन्होंने वो एक्चुअली तबा तबाइन के बेटे थे और खुद भी इसके फिक्र के और हदीस के माहिर थे, मतलब बहुत साउंड नॉलेज थे उनकी. और उनको एक मतलब इल्म से खास किस्म का प्यार था. तो जब वो उनको खिलाफत मिली है तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने दुनिया की सारी किताबें, संस्कृत की मतलब हिंदुस्तानी किताबें और ग्रीक किताबें और रोमन किताबें, जहां पर भी उनको इल्म का कोई भी जखीरा मिला उन्होंने उसको बस रैंडमली उसको ट्रांसलेट करवाया. उससे हुआ क्या है कि दूसरी फिलोसफीज अरबिक के थ्रू मुस्लिम्स तक रीच कर गए और डिफरेंशिएट नहीं कर पाया मुस्लिम स्कॉलर. अब जो छोटा बच्चा उस समय पढ़ा होगा उसको तो नहीं, या तो उसको कोई गाइड करता, वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कि यहाँ पर क्या हो रही है, मिलावट हो रही है फिलोसफी, ये दीन की फिलोसफी से इस पॉइंट पर डाइवर्ट हो. उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो इस्लामिक स्कूल जो हैं उसमें आप देखिए बहुत सारी फिक्री डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. यू गो टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां आपको वो किसी रूलिंग को किसी तरह इंटरप्रेट करते हैं, बाकी हिस्सों में किसी और तरह से इंटरप्रेट करते हैं. फिर वही रीजन है कि हमने अपने लेवल पर रिसर्च नहीं की. मतलब अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे कहें कि शाफई और मालिकी स्कूल ऑफ थॉट से मैंने अपनी पढ़ाई की, कि मेरे कुछ असातिज़ा शाफई स्कूल थॉट के थे और कुछ मालिकी के, और मैं खुद हनफी इदारे में पढ़ रही हूँ या हनफी इन्वायरमेंट है, साउथ ईस्ट एशिया हनफी,
तो मेरे दिमाग में तो एक खिचड़ी पकी है ना। और कुरान क्या कह रहा था या हदीस क्या कहती है, नबी इस्लाम ने वो बात इसेंशियली वैसे ही कही है या किसी और तरीके से कही है, और इसमें किसी किस्म की डाइवर्जन आई है, माइनर या मेजर, डजंट मैटर एट दिस स्टेज। तो मैंने तो नहीं स्टडी की ना, मैं तो फिर उन स्कूल्स ऑफ थॉट को स्टडी कर रही हूँ। और फिर वो स्कूल ऑफ थॉट भी, उसकी रूट कहाँ थी, कैसे वो चीज वहां तक पहुंची, ये एक डिस्क्रिपेंसी आज की हमारी साइंसेस में मौजूद है। सो आई चोज इमाम मुहासिबी बिकॉज इमाम मुहासिबी इज अ वेरी लर्नेड सोल। और जो इमाम मुहासिबी का जो डेफिनेशन इंटेलेक्ट का उन्होंने जो दिया है, इनफैक्ट जो मदरसा सिस्टम स्टार्ट हुआ था, देवबंद उल उलूम में जो मदरसा सिस्टम स्टार्ट हुआ है, वो बेसिकली वहीं से ओरिजिनेट किया है। इट्स लाइक द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। तो वहां से हम जितना हम करीब जा सके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के, वहां से हम उस नॉलेज को अखज करने की कोशिश करेंगे। We will come back to Imam Muhasibi and his theory of intelligence once we start with real-time psychology, which will be after the neurochemistry. Neurochemistry खत्म करने के बाद हम वापस theories of इंटेलिजेंस पे आएंगे, और फिर उसके बाद हम डिकोड करेंगे वेस्टर्न फिलोसफर को और अगेन इस्लामिक फिलोसफर्स को। So that calls the end of this session. Jazakallahu khair. Any questions? I know today's session was very heavy, but आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मेरे साथ पेशेंस से बैठे हुए हैं। जी सबा।